Class 7 NCERT book History, our past 2, Lesson 1, Tracing Changes Through a Thousand Years. हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे क्लास 7 का, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है कि हजारों साल में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बच्चों आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है, मैप 1, और इसको किसने बनाया है? मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al Idrisi। ये अरब के रहने वाले एक जियोग्राफर ने बनाया है जिसका नाम है अल इद्रिसी। ठीक है, द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चों ये वर्ल्ड का कोई ऐसा नहीं है कि ये पूरा मैप है, ठीक है, ये आपको एक सेक्शन दिखाया गया है, एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है मैप का। ठीक है, मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer। अब आपकी बुक में मैप 2 भी दिखाया गया है जो कि फ्रेंच का एक कार्टोग्राफर था जिसने 1720 में उसे बनाया। ठीक है, कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? जो मैप्स बनाते हैं, राइट। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। अब बच्चों ये जो दोनों मैप आप अपनी बुक में देख रहे हो, ये दोनों ही मैप्स एक ही जगह के, मतलब एक ही एरिया के मैप है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इन अल इद्रिसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। अब इसमें जो अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया है उसमें साउथ इंडिया उस जगह पर है जहां पर हम इस वक्त पे नॉर्थ इंडिया को देखते हैं। ठीक है, श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये श्रीलंका जैसा है ना, लेकिन हम अपने जो हमारा प्रेजेंट इंडिया का मैप है, आप उसमें देखोगे कि जो श्रीलंका है वो नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर आप ये जो सेक्शन दिखाया गया है मैप का, ये कहाँ पर है, कहाँ पे शो कर रहा है श्रीलंका? ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है ना। अब क्या होता था बच्चों कि अब ये कोई मैप अभी का बनाया हुआ नहीं है, ये कब का बनाया हुआ है? 1154 का, है ना, करीब करीब 12वीं सदी का। ठीक है, 12th सेंचुरी का। तो ये मैप जब उस टाइम पे बनाया गया तो लोगों को जैसे जैसे, मतलब जो जियोग्राफर्स होते थे, ठीक है, जो जानकारी इकट्ठी करते थे, उनको जैसे जैसे जिन जिन चीजों के बारे में पता चलता जाता था वो उनका मैप बनाया करते थे। ठीक है, और लेकिन पहले के जो मैप्स थे, अब आप इसमें देख रहे हो कि इतनी ज्यादा ब्रीफिंग नहीं है ना, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। अब जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या है? ये इन्होंने जगहों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये सब नाम है इनके, ये लिखे हुए हैं अरबिक लैंग्वेज में, यानी अरब की भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in map as Kannauj। अब बच्चों, जो मैप 1 था उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, और उसे मैप में कैसे लिखा गया है? इस तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्यू से स्टार्ट है। Map 2 was made nearly 600 years after Map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably। अब जो मैप 2 है, यानी कि ये वाला जो मैप है, अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, है ना। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जो पहला मैप था उस मैप के बनने के 600 साल बाद ये वाला मैप, जो मैप 2 है, वो बनाया गया है, जो कि किसने बनाया है? फ्रांस के कार्टोग्राफर ने। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि 600 साल बाद ये वाला मैप बनाया गया है, तो यानी कि इन 600 साल में बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, कई तरह के चेंजेस आए हैं। अ, जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स हैं, सब इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हुई है। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जैसे कि गुजरात हो गया, केरला हो गया, गोवा हो गया, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में इस मैप में बताया गया है। ठीक है,
जैसे कि जो नदियां हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं और कितनी नदियां हैं, कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, कोई भी राज्य है, सब कॉन्टिनेंट है, वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उनको सबको ब्रीफ में यहाँ पर इस मैप में बताया गया था। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस। अब जितने भी यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स थे, यानी कि जितने भी यूरोपीय सेलर्स यानी कि जो नाव चलाते थे, ठीक है, और जो व्यापारी थे वो जो अपने काम के लिए निकलते थे, तो वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इन मैप्स की हेल्प लिया करते थे, ठीक है। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन टू पीरियड्स। अब जैसा कि बच्चों हमने मैप्स में देखा कि दोनों की जो इंफॉर्मेशन थी बहुत ही डिफरेंट थी, है ना। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि इन दोनों पीरियड्स में जो इंफॉर्मेशंस थी वो बहुत ही अलग थी। व्हेन हिस्ट्रियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप्स and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. अब जो हिस्ट्रियंस थे वो जब पास्ट के यानी अतीत के जो डॉक्यूमेंट्स, मैप और टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, उनकी जो इंफॉर्मेशन वो लिया करते थे, तो वो उस चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे, क्योंकि जो पास्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और कॉन्टेक्स्ट था और जो उनकी इंफॉर्मेशन थी, उनको वो बहुत ध्यान में रख करके ही, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट किया करते थे। जैसे कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब हम जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा कि इंफॉर्मेशंस जो मिली उनमें टाइम टू टाइम चेंज आया, है ना। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो फिर अब यहाँ पे बताया गया है क्या जो भाषा है और उनके अर्थ हैं, क्या उनमें भी कोई फर्क आया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। अब जो हिस्टोरिकल्स थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या देखा कि कई तरह की वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यानी कि कई तरह की भाषाएं, उनमें भी चेंज आया सालों में, कई सालों में, ठीक है। मेडिवियल पर्शियन फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल के लिए जो मेडिवियल पर्शियन थी इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन, मतलब कि जो मध्य वर्गीय पर्शियन लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी किससे, मॉडर्न पर्शियन से, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न पर्शियन फिर और आगे का टाइम था तो वो और चेंजेस आ गए उसमें, तो वो क्या कहलाई, मॉडर्न पर्शियन, जो कि बहुत डिफरेंट थी मेडिवियल से। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। अब बच्चों ये डिफरेंस, ये अंतर सिर्फ ग्रामर या फिर वोकेबलरी तक का नहीं था, ये था पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाना, ठीक है, इस तरह के चेंजेस आए। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। अब इस अंतर को समझाने के लिए, इस डिफरेंस को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किसका, हिंदुस्तान का, ठीक है। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अब इंडिया को, अब जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को हम आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं कि ये मॉडर्न नेशन स्टेट है ना, जिसे कहते हैं इंडिया, ठीक है, मतलब पूरे स्टेट, नेशन स्टेट, पूरी कंट्री का नाम है ना। when the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian। अब 13th सेंचुरी में बच्चों मिनज सिराज ने पर्शियन में लिखा था, किसको, हिंदुस्तान को। ही मेंट द एरियाज, और उनका जो मतलब था हिंदुस्तान से वो था पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, मतलब हरियाणा और पंजाब, गंगा और यमुना के बीच में जो प्लेस था, जो एरिया था, जो भी उनके बीच में, उनका मतलब उससे था, ठीक है, वो हिंदुस्तान उसको कहते थे। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, मतलब ये उन जगहों की बात की गई है, पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, जो कि दिल्ली का जो सल्तनत था, ठीक है, मतलब दिल्ली का जो सुल्तान था उस टाइम पे, वो उसके अंडर में थे ये एरिया, तो इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल सेंस से
हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था। ठीक है, वो हिंदुस्तान पहले उसको कहा करते थे। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। अब क्या हुआ कि जो सल्तनत थी वो एक्सटेंड हुई, बट लेकिन उसके अंदर साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब 16वीं सदी के शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान को कैसे यूज किया? हिंदुस्तान टर्म को उन्होंने इस सेंस में लिया कि वहाँ की जो जियोग्राफी थी, ठीक है, मतलब जो भूगोल था उसका, और वहाँ के रहने का जो कल्चर था, जिस तरीके से लोग रहा करते थे, और वहाँ का जो मतलब जैसे कि पशु पक्षी और जो जंगल थे, उस हिसाब से उन्होंने अम, बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया। ठीक है, उन्होंने इस सेंस में लिया। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसराव यूज द वर्ड हिंद। अब अब आप अपने आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि अमीर खुसराव ने हिंद वर्ड, ठीक है, हिंद वर्ड लिया, नॉट हिंदुस्तान, ओनली हिंद। While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. अब पहले के टाइम में जो जितने भी लोगों ने हिंदुस्तान टर्म यूज किया, पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल उसमें, लेकिन अब इस टाइम में क्या है, पूरे के पूरे नेशन को, है ना, यूज किया जाता है हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान यूज किया जाता है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि उसमें अब उत्तर भारत भी है, दक्षिण भारत भी है ना, उसमें अब सारे, लेकिन पहले वो इंक्लूड नहीं थे। Historians today have to be careful about the term they use because they meant different things in the past. अब जो हिस्ट्रियंस है वो आज के टाइम में बहुत ही ध्यान से जो भी टर्म्स होती हैं उनको बड़े ध्यान से लेते हैं, क्योंकि उनके जो मीनिंग्स हैं वो अतीत में अलग थे, है ना, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होते गए। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमें समझाने के लिए दिया गया है जो कि है फॉरनर। अब जो फॉरनर से आप क्या समझते हो? इट इज यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। अब इसका मतलब अब जब हम अब प्रेजेंट टाइम में कभी बोलते हैं कि फॉरनर, तो फॉरनर से हम क्या समझते हैं कि जो इंडिया का ना हो, है ना, जो मतलब भारत देश का आदमी या पर्सन ना हो, वो फॉरनर है ना। In the medieval period of in the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village. अब बच्चों यहाँ पर जैसे कि हम फॉरेनर का यूज कब करते हैं, फॉरेनर वर्ड का, जब कोई किसी दूसरी कंट्री का हो, है ना, जो भारतीय ना हो। लेकिन मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता था? जब जैसे एक गांव में, ठीक है, रहने वाले जो लोग हैं एक जाति या धर्म के, और अगर उनके गांव में कोई दूसरे गांव का या किसी दूसरी जगह का कोई पर्सन अगर आ जाता था, तो उसके लिए भी वो फॉरेनर वर्ड यूज कर देते थे, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। जैसे कि कोई दूसरे गांव का, दूसरी सोसाइटी का, दूसरे कल्चर का अगर उनके गांव में आ जाता था, तो वो उनके लिए भी फॉरेनर वर्ड यूज करते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। अब हिंदी भाषा में फॉरेनर को परदेसी कहा जाता है और पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है अजनबी। पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में अजनबी कहा जाता है। ठीक है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। अब जैसे कि बच्चों किसी एक जगह पर रहने वाले लोग, है ना, जैसे कि एक जगह के नगर निवासी जो होते हैं, अब उनके लिए जो वनवासी होता है, जो कहीं बाहर से आता है, तो उनके लिए क्या होता है? Foreigner. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other.
अब यहाँ पे बताया गया है कि एक ही गांव में रहने वाले, फॉर एग्जांपल दो फार्मर्स हैं, है ना, दो किसान हैं, उनके लिए फॉरनर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। चाहे अब अगर जैसे इवन दो दे में हैव है डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, अब जैसे दो किसान हैं एक ही गांव के, है ना, उनका धर्म और उनकी जाति अलग है, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही गांव में रहने वाले हैं। फॉरेनर वो उनके लिए यूज करते हैं जो बाहर से किसी दूसरे गांव का अगर आता है तो, ठीक है। हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेज, अब यहाँ पे हम जो इतिहासकार होते हैं और उनके जो स्रोत होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अब बच्चों, जो हिस्ट्रियंस हैं उनके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जो पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से कैसे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे, उनके अलग अलग सोर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बताया गया कि आपने पिछले साल जो गुप्त डायनेस्टी थी और जो हर्षवर्धन थे उनके साम्राज्यों के बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 टू 1750। लेकिन अब इस बुक में आप क्या पढ़ोगे, 700 से 1750, ठीक है, 700 से 1750 तक के बीच का जो टाइम है, यानी करीब करीब 1000 का जो टाइम है, जितने चेंजेस आए उसमें हम इसमें वो पढ़ेंगे, ठीक है। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्ट्रियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। अब इस पीरियड को स्टडी करने के लिए, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो हिस्ट्रियंस हैं उन्होंने पहले के ही जो सोर्सेस थे उन्हीं को ही इस्तेमाल करा, है ना, कोई चेंजेस नहीं आए, मतलब दे विल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन के लिए क्या करते थे, किसका अध्ययन करते थे, जैसे कि कॉइन्स हो गए, है ना, और इंस्क्रिप्शंस हो गए, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, जो आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे वो हो गए, इनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, क्योंकि इन जैसे जो रिकॉर्ड टेक्सचुअल हुआ करते थे उनमें बहुत सी इंफॉर्मेशन उन्हें मिला करती थी, है ना। और जैसे कि जो आर्किटेक्चर है, जैसे कोई मूर्ति है या कोई पत्थर है, उस पे भी बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, तो इन्हीं को ही रीड करके वो कई तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्ट्री को लेके, अतीत को लेके वो रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन क्या हुआ कि इसमें थोड़ा अंतर भी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ इस वाले पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें क्या हुआ, वो एकदम से उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है, ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा चीपर हो गया और बहुत ही आसानी से मिलने वाला एक पदार्थ हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पेपर, अब यहाँ पे पेपर की वैल्यू बताई गई है, कंपेयर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करके आपको समझने के लिए कहा गया है, जैसे इन द मिडल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book। अब क्या था कि एक स्कॉलर था मिडल टाइम में 13th सेंचुरी में, तो कॉपी करने के लिए उसको कॉपी करना था एक बुक को, बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, लेकिन उसके पास पेपर नहीं था। सो ही वॉश द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वांट ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट। अब उसने क्या करा कि उसके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसने क्या करा, उसमें से एक ऐसे हिस्से को पानी से मतलब कि उसको वॉश कर दिया उसने, जिसकी उसको जरूरत नहीं थी। तो क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गई एक तरह से, है ना, और उसने उस पेपर का यूज अपने लिए कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम में पेपर की कितनी जरूरत थी, है ना। अ सेंचुरी लेटर, अब कुछ
कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, इफ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. अब जैसे कुछ टाइम बाद आप देख सकते हो कि जैसे अब मार्केट में आप कुछ लेने जाओगे तो हो सकता है कि वो शॉपकीपर आपको वो चीज जो भी आप ले रहे हो वो आपको पेपर में रख के दे दे, है ना। मतलब कि पेपर का यूज बताया गया है कि पहले कितनी जरूरत थी और अब इतना चीपर हो गया है कि मतलब कि किसी भी चीज में लपेट करके ऐसे ही दिया जा रहा है ना। उसकी क्या हो रही है, एक तरीके से मतलब इतना है कि उसकी वेस्टेज भी उतनी हो रही है। व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल इन द 13th और 14th सेंचुरी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो पेपर है वो एक्सपेंसिव कब था, 13th में या 14th में, और इजीली अवेलेबल कब था। ठीक है। People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petitions, judicial records, and for registers of accounts and taxes. अब क्या हुआ जब पेपर बहुत ज्यादा चीपर हो गया, है ना, मतलब कागज बहुत आसानी से मिलने लगा और सस्ता हुआ हो गया, तो जो होली टेक्स्ट हुआ करते थे यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, और क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स यानी कि जो भी राजा महाराजा होते थे उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती थी, उन्होंने वो लड़ाई कौन से सन में लड़ी, किस वक्त लड़ी, किससे लड़ी, है ना, और किस किस से लड़ी, किससे जीती और किससे हारी, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो थी, और जितने भी लेटर्स थे, टीचिंग ऑफ सेंट्स थे, पेटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो थे, ठीक है, और जितने भी जब राजा महाराजा बने तो उन्होंने कर लेना शुरू करा, तो ये सारे टेक्स्ट और अकाउंट्स ये सब कागज पर लिखे जाने लगे। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी यानी कि जो पांडुलिपियां होती हैं बच्चों, ठीक है, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये वेल्दी लोग जो थे, मतलब कि जो अमीर लोग थे, जो राजा महाराजा थे, और जो मंदिर में होते हैं जो, वहां पर ये टेम्पल्स में क्या करने लगे, मतलब कि स्टोर करके रखने लगे, ठीक है, कलेक्ट करके। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और ये लाइब्रेरीज और आर्चीव्स में रखे जाने लगे। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information of historians, but they are also different to use. अब historians के लिए इन manuscript से information लेना तो एक तरीके से काफी डिटेल्ड में होता था, लेकिन उसी के साथ साथ वो काफी डिफिकल्ट भी होता था उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना, ठीक है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। अब स्क्राइब्स किसे कहते हैं, लेखक को, ठीक है। अब जो बच्चों पहले के टाइम में जो ये 1000 वर्ष का जो एक डिफरेंस टाइम पीरियड जो बताया गया है उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, है ना। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो छापती है, अब छापने वाली कोई मशीन नहीं थी, तो लेखक क्या करते थे, वो खुद ही मैन्यूस्क्रिप्ट से अप देख करके अपने हाथों से खुद पेपर पे लिखने लगे, ठीक है, देख देख कर। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मानो कि जब आप कभी स्कूल नहीं जाते हो, है ना, किसी दिन आपका स्कूल जो है स्किप हो गया है, आपने अपने फ्रेंड से नोटबुक ली है काम उतारने के लिए, कि जो भी काम करवाया है ना, तो जब आप उसकी नोटबुक में से कॉपी करोगे वो सारा काम, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. अब क्या होता है कि जब आप उसे कॉपी करोगे अपने दोस्त की जो भी उसने लिखा है कॉपी में, तो आप उसकी हैंड राइटिंग को क्या होता है कि कुछ चीजें आप समझ नहीं पाते हो कि उसने वो क्या लिखा है ना, तो आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो कि शायद इसने ये चीज लिखी है, तो आप वो अपनी नोटबुक में लिख लेते हो, है ना। तो उससे रिजल्ट क्या होता है कि जो छोटे से छोटे मोटे जो डिफरेंस होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर लिखने में आ ही जाता है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर as scribes copied manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there। अब इसी तरीके से जो लेखक जो हिस्ट्रियंस होते जो जो लिखते थे देख करके कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट में से, तो उनमें भी वो क्या होता था कि डिफरेंस आ जाता था उनके उतारने में, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज में भी डिफरेंस होता था और उनके
उनकी हैंड राइटिंग में भी। ठीक है, तो इस तरीके से these small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि मानो अ, जैसे आप स्कूल नहीं गए, आपने कॉपी करा है ना, आपकी कॉपी में से किसी और ने कॉपी करा, उसे भी कुछ चीज आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई होगी, तो उसने भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लिखा ही होगा, है ना, उसके लिखने में भी अंतर होगा। और फिर उसकी कॉपी में से किसी ने कॉपी करा होगा, तो उसमें भी डिफरेंस आया होगा बिकॉज ऑफ द हैंडराइटिंग, है ना। तो इस तरीके से ही मैन्युस्क्रिप्ट में से जो चीज उतारी जाती थी कागज में, उनके लिखने में साल दर साल ये जो अंतर है वो आता गया। ठीक है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। अब बच्चों जैसे सदी दर सदी क्या हुआ कि जो प्रतिलिपियां थी वो उसमें चेंजेस आते गए, है ना, छोटे मोटे जैसे भी। तो क्या हुआ कि जो फाइनल जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करता था ऑथर का, वो इस टाइम पे मिलना मुश्किल था। ठीक है, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। बाद में उन मैन्युस्क्रिप्ट से जो लेखकों ने लिखा है, कॉपी करा है, जो इतिहासकार है वो सिर्फ उसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन्हीं को ही उन्हीं की स्टडी करके ही वो आगे इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट हिस्ट्रियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। अब जो हिस्ट्रियंस हुआ करते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन थे, जो स्क्राइब्स ने लिखे थे, जो अलग अलग लेखकों ने अपने कॉपी किया था अपनी जो भी हैंड रिटन राइटिंग में, तो वो उसके ऊपर बेस होकर उनको अलग अलग वर्जन उनका स्टडी करके कि एक्चुअल में ऑथर ने ओरिजिनली लिखा क्या है असलियत में, उसको जानने के लिए वो उनको स्टडी करते थे। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। अब क्या होता था कि जो ऑथर्स होते थे वो खुद के ही लिखे हुए क्रॉनिकल्स को टाइम टू टाइम उनमें फेरबदल करते रहते थे। ठीक है, द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356। अब जियाउद्दीन बरानी ने अपना पहला क्रॉनिकल कब लिखा था? 1356 में। अनादर वर्जन 2 years लेटर, अब उसी का ही एक और वर्जन उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करके ठीक 2 साल बाद लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग थे, बट हिस्ट्रियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। अब 1960 तक, 1960s तक जो हिस्ट्रियंस थे, जो इतिहासकार थे, उन्हें जियाउद्दीन का पहला लिखा हुआ जो वर्जन था, जो उन्होंने 1956 में लिखा था, वो उन्हें मिला ही नहीं 1960s तक। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। अब जैसा कि बच्चों बताया गया है, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो कहाँ पे कलेक्ट करके रखे गए हैं? आर्चिव एंड लाइब्रेरीज में। तो लाइब्रेरी में वो इतने सारे रिकॉर्ड्स होने की वजह से वो कहीं खो गया था, कहीं दब गया था, जिस वजह से वो उनको मिल नहीं पाया। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।